वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम जागीरदारी प्रथा के बारे में बात कर रहे थे। ये जो मुग़ल इंस्टीट्यूशन है, ये जो 3 मुग़ल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताई है ना, एक तो मनसबदारी प्रथा तो हमने जो है कवर कर ली थी। जागीरदारी प्रथा और ज़मींदारी प्रथा, देखिए इनमें से एक ज़रूर आपके पेपर में अपीयर होगी, ज़रूर आएगी। और मोस्ट प्रोबेबली मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जामिनेशंस। तो देखिए, जागीरदारी प्रथा की हम बात कर रहे थे और इसमें मैंने जागीरदारी प्रथा की कुछ विशेषताएं बताई थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो है जागीर के प्रकार, टाइप्स ऑफ जागीर्स। देखिए, बार बार इस शब्द के प्रयोग से ऐसा लगता है कि जो संपूर्ण जो जागीरदारी प्रथा थी या जागीरदारी प्रणाली थी, वो एक जैसी थी, लेकिन वास्तव में इनका जो स्वरूप था वो अलग अलग था। कहने का अर्थ ये है कि 3 प्रकार की जागीर प्रचलित थी उस समय। जागीर एक प्रकार की नहीं थी कि जिसे हम केवल एक जागीर मान लें। जागीरों के 3 प्रकार थे। एक तो थी सामान्य जागीर, द कॉमन जागीर। जो सर्वाधिक चर्चा में आने वाली जागीर थी मुगल काल में, वो सामान्य जागीर थी। और सारा जो ढांचा था ना जागीरदारी प्रथा का, वो इसी सामान्य जागीर पर केंद्रित था। जितनी भी जागीरदारी प्रणाली की अभी तक आपने विशेषताएं पढ़ी हैं, वो इसी प्रकार की जागीर को दर्शाती हैं। जो अब तक हमने विशेषता पढ़ी है ना जागीरदारी प्रथा की, वो सारी सामान्य जागीर को ही दर्शाती है। ये जागीर कैसी थी? सामान्य जागीर कैसी थी? ये जागीर ऐसी थी जिसे शासक किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता से प्रभावित होकर दे दिया करता था। इसका मतलब ये कि ये जो जागीर थी, ये पहले खालिसा जागीर थी। मैंने आपको 3 प्रकार के लैंड्स बताए थे, ठीक है ना? तो उसमें आपको बताया था कि जो खालिसा जागीर है, यानी जो खालिसा लैंड जो होता था, वो सरकार के अधीन होता था सीधा। उसका जो राजस्व है वो सीधा सरकार के राजकोष में जमा होता था, उससे जो राजस्व होता था। तो ये जो सामान्य जागीर है ना, ये पहले राजा की ही जागीर हुआ करती थी, यानी खालिसा जागीर हुआ करती थी। शासक ऐसे व्यक्ति की योग्यता का लाभ उठाने के लिए उसे राजस्व और सैनिक अधिकारों की पूर्ति के लिए ये जागीर दे दिया करता था। तो ये जो जागीर होती थी, ये सामान्य जागीर होती थी और ये जागीर स्थानांतरित भी कर सकते थे। यानी ये जो जागीर की जो पहले विशेषताएं आपने पढ़ी है ना जागीरदारी प्रणाली की, वो सारी इसी प्रकार की जागीर पे लागू होती है। इसका विस्तार भी संभव था और ये वंशानुगत भी नहीं थी, ये पैतृक नहीं हुआ करती थी। ऐसी जागीर को सामान्य जागीर का नाम दिया जाता था। अच्छा, इसके बाद एक और तरह की जागीर थी जिसका नाम था वतन जागीर। ये एक नया प्रयोग था जागीरदारी प्रथा में और ये बहुत ही कामयाब रहा ये प्रयोग। अकबर ने ये प्रयोग राजपूतों के संदर्भ में किया। देखिए, अकबर की राजपूत पॉलिसी आप जान चुके हैं, ये क्वेश्चन हमने ऑफलाइन बोर्ड में कवर कर लिया था। अकबर की राजपूत नीति किस प्रकार की थी कि अकबर राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। तो उसने राजपूत राजाओं के पास उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए, यानी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजपूत राजाओं के पास उसने संदेश भेजा और साथ साथ मित्रता का भी संदेश भेजा कि अधीनता स्वीकार कर लें और उसके मित्र बन जाएं। जिन राजाओं ने बिना युद्ध किए ही अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, या जिन राजाओं ने युद्ध करने के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, दोनों राजाओं के प्रति
दोनों राजपूत राजाओं के प्रति अकबर ने एक ही जैसी नीति अपनाई, यानी कि दोनों के साथ उसने सम्मानजनक व्यवहार किया। यह उसकी राजपूत नीति की विशेषता थी कि पहले तो उसने मित्रता का संदेश भेजा, अपनी अधीनता जो है स्थापित करने का संदेश भेजा। तो ऐसे राजपूत राजा जो कि बिना लड़े ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर बैठे, वो राजा, और ऐसे राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता उससे युद्ध में हारने के बाद स्वीकार की, दोनों प्रकार के राजाओं के साथ अकबर ने एक ही जैसा व्यवहार किया, सम्मानजनक व्यवहार किया। अकबर ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि उनके सम्मान को, उनकी आय को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं किया जाएगा, कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी अगर वो अकबर के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो इस समझौते के तहत उसने उन राजपूत राजाओं को अपने क्षेत्र का शासक बने रहने दिया। वो अपने शासकीय अधिकारों का प्रयोग भी करते रहे, और अकबर ने उनके इस विचार को भी स्वीकार कर लिया कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा, यानी उनका जो वारिस होगा ऐसे राजाओं का, वो भी अपने क्षेत्र में प्रशासक रह सकेंगे और उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसी जो जागीर होती थी ना, उसे बोलते थे वतन जागीर। आपको समझ में आया? ये दो प्रकार की जागीरों के बारे में मैंने आपको बताया कि जागीर जो है एक प्रकार की नहीं थी, बल्कि तीन प्रकार की थी। एक तो खालिसा जागीर, नहीं सॉरी, एक तो थी सामान्य जागीर, जो कि पहले खालिसा होती थी, लेकिन राजा ने किसी योग्यता से प्रभावित होकर, किसी की योग्यता से प्रभावित होकर उसको वो जागीर दे दी है, तो वो सामान्य जागीर बन गई। दूसरी थी वतन जागीर। वतन जागीर किसके प्रति नीति अपनाई थी? राजपूतों के प्रति जो नीति अपनाई थी, उसके तहत जिन राजपूत राजाओं ने युद्ध किया अकबर के साथ और युद्ध में पराजित हो गए, उनको उनकी जागीर का मालिक बने रहने दिया, या जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, उनको भी अकबर ने उस क्षेत्र का मालिक बने रहने दिया। तो उस जागीर की जो कैटेगरी थी वो डिफरेंट हो गई, वो जो है वतन जागीर कहलाई। एक जो आखिरी किस्म की जो जागीर है वो थी अल तमगा जागीर। अल तमगा का अर्थ होता है अति विशिष्ट, स्पेशल। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि ये जागीर ऐसे व्यक्ति को दी जाती थी, ऐसे व्यक्ति को मिलती थी जिस पर शासक की विशेष कृपा दृष्टि हुआ करती थी। ये इस तरह की जागीर मिलना बड़े ही शौर्य और सम्मान की बात होती थी। ये जागीर खालिसा जागीर से पैतृक जागीर में बदल जाती थी। देखिए, ये जो हमने अब तक दो जागीरों के नाम पढ़े हैं, जैसे सामान्य जागीर के बारे में मैंने आपको बताया। सामान्य जागीर वो जागीर थी जो कि वंशानुगत नहीं होती थी। हाँ, जो वतन जागीर थी, इस पर जो है राजपूतों के जो आगे वारिस होते थे उनको अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो अल तमगा जागीर होती थी, ये अति विशिष्ट या किसी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को जो है दी जाती थी, जिस पर शासक की विशेष कृपा दृष्टि होती थी। ऐसे व्यक्ति को मिलती थी या ऐसे परिवार को मिलती थी जो शासक की नज़र में खास होता था। तो ये जागीर खालिसा से पैतृक में बदल जाती थी, और ये भी सुनिश्चित कर दिया गया, इसका ये भी अर्थ था कि ये जो जागीर थी ये व्यक्ति या परिवार की स्थायी संपत्ति होती थी। जबकि जो सामान्य जागीर होती थी वो मनसबदार की मृत्यु के पश्चात राज्य की हो जाती थी, लेकिन ये जागीर ऐसी नहीं थी। और शासक जागीर में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया करता था, यानी कोई शासकीय हस्तक्षेप इस जागीर में नहीं हुआ करता था। और ये जागीर मिलना जो बड़े ही प्रतिष्ठा का सबब होती थी, प्रतिष्ठा का सूचक होती थी। अच्छा, इसके बाद ये तो हमने तीन प्रकार की जागीरों के बारे में डिस्कशन किया।
इसके बाद हम बात करते हैं जागीरदार के क्या अधिकार थे और क्या शक्तियां थी। तो देखिए, सभी प्रकार के की जो जागीरें थी, उनमें जागीरदारों की जो शक्तियां थी वो एक जैसी नहीं थी। जैसे कि वतन जागीर और अल तमगा जागीर जो होती थी, उसमें जागीरदार अपनी जागीर का सर्वे सर्वा होता था। लेकिन जो सामान्य जागीर होती थी, उसमें जागीरदारों पर बहुत से नियंत्रण स्थापित किए गए थे सरकार के द्वारा, क्योंकि ये तो एज यू नो दैट दीज वर अंडर द मनसबदार्स। तो मनसबदार्स पर तो नियंत्रण स्थापित किया जाता था ना। हालांकि कागजों में ऐसा कहा जाता था कि जो मनसबदार हैं उन पर बहुत नियंत्रण रखा जाता था। मनसबदार जो है, जो जागीरदार जो मनसबदार थे, उन पर बहुत नियंत्रण रखा जाता था। दस्तूर और शाही फरमानों को तो पढ़कर ऐसा ही लगता है, कागजी तौर पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जागीरदार बहुत कमज़ोर और असहाय वर्ग था। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था ना, हमने बताया था आपको कि ऐसे मनसबदार जिनको वेतन के बदले जागीर मिला करती थी, उन मनसबदारों पर भी, जिनको वेतन भी मिलता था और जिनको जागीर भी मिलती थी, दोनों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। तो ऐसा शाही फरमानों में, दस्तूर में लिखा होता था। लेकिन असल में बात ये थी कि ये बहुत शक्तिशाली थे। तो कोशिश रहती थी कि जो है मतलब कहीं ये कल को चुनौती ना बन जाए, तो अकबर की ये कोशिश थी कि इन पर तरह तरह के नियंत्रण रखे जाएं। तो निश्चित रूप से जो अलतमगा जागीर होती थी और जो और जो वतन जागीर होती थी, उसमें तो जागीरदार ही वॉज होल सोल, सब कुछ था। यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। राजपूतों के क्षेत्र में अकबर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, और ऐसी भूमि जो उसने किसी विशिष्ट व्यक्ति को दी है, कोई स्पेशल दी है, तो उसमें भी वो कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। तो जो सारा जो नियंत्रण था वो एक तरह से जो सामान्य जागीरदार जो होता था, उस पर नियंत्रण था। बाकी जो जागीरदार था उसका संबंध राजस्व से था। वो अपने क्षेत्र में अपने कारिंदों के माध्यम से, अपने सहायकों के माध्यम से राजस्व एकत्रित किया करता था, और उसको कई तरह के प्रशासनिक अधिकार जो प्राप्त थे वो उनका प्रयोग किया करता था। जागीरदार सामान्य तौर पर अपने क्षेत्र का फौजदार भी हुआ करता था। इसके कारण सारे राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां उसके हाथ में आ जाती थी, और शांति स्थापित करने की उसकी जिम्मेदारी होती थी। उसके पास सैनिक टुकड़ी होती थी, जिसको शासक की हमेशा जो है आवश्यकता होती थी जब भी युद्ध जो है संभावित होता था। और इरफान हबीब और सतीश चंद्र, ये जो दो ऐसे इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि सामान्य जनता के लिए वो शासक था। यानी जागीरदार जो है आम जनता के लिए शासक था, और जनता उसे ही शासक का प्रतिनिधि समझती थी। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो जागीरदारी संकट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऐसा था, एक समय ऐसा आया कि जब मनसबदारों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है। और जागीरें अपेक्षाकृत कम होती चली गई। जैसे जैसे मनसबदारों की संख्या बढ़ी और बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा राज्य का, तो इससे क्या हुआ, मतलब युद्ध में उलझ गए। जैसे खासकर औरंगजेब के काल में दक्षिण भारत में बहुत वो युद्धों में उलझ गया। तो इसके कारण क्या हुआ, राजकोष पर सीधा प्रभाव पड़ा। अब वेतन देने के लिए, मनसबदारों को वेतन देने के लिए राजकोष में धन नहीं था। तो क्या किया गया, उनको जागीरें प्रदान कर दी गई वेतन की एवज में। अब जब जागीरें प्रदान की तो हालत ये हो गई कि जागीर, एक तो जागीर जो प्रदान की वो धीरे धीरे उनकी संख्या खत्म होती चली गई, मनसबदारों में वो बढ़ती चली गई, और एक ऐसा समय आया कि जागीर छोटी भी होती चली गई।
ये नहीं कि बड़ी बड़ी जागीरें मिलनी है पहले की तरह मनसबदारों को, अब उनको छोटी छोटी जागीरें मिलनी शुरू हो गई। और एक ऐसा समय आया कि अब जागीरें थी नहीं। क्या होता था, वो लिखित कर दिया जाता था, जैसे कोई मनसबदार है उसको वेतन भी ठीक से नहीं मिल रहा और उसको जागीर भी नहीं मिल पा रही, तो उसकी जागीर की एक तरह से बुकिंग होने लग गई। लिख दिया जाता था, पर्ची बना दी जाती थी, उसको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था किसी जागीर का। और ये जो प्रतीक्षा सूची थी ये बहुत लंबी हो गई थी। तो देखिए, दबाव बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जागीर का आकार घटा दिया गया। अब जागीर का आकार तो घटा दिया, लेकिन उसका जो जमा था, जमा तो मैंने आपको बताया था ना, जो रेवेन्यू जो था, अनुमानित आय जो होती थी, वो घटाया नहीं, तो नेचुरली हासिल बहुत कम होता था। समझ रहे हैं आप? मैंने दो टर्म पिछली क्लास में बताए थे, जमा और हासिल। जमा तो होती थी अनुमानित आय, ठीक है, और हासिल जो होता था एक्चुअली जो आय हुआ करती थी, जो इकट्ठी की जाती थी अनुमान के आधार पर। अनुमान तो पहले लगाया जाता था, उसको अनुमानित आय बोलते थे, वो जमा होती थी। और जो हासिल उसको जमा बोलते थे, और जो हासिल होती थी वो एक्चुअली रियलाइज्ड रेवेन्यू होता था, यानी जो वास्तव में कर उगाया गया। तो धीरे धीरे उसके बीच में जो डिफरेंस था ना, अनुमानित आय और जो एक्चुअली जो अर्जित की गई आय है यानी कि हासिल, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो इसको कहा जाता है जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है ना, जागीरदारी संकट। और इससे क्या हुआ, किसानों पर दबाव पड़ा, उनका शोषण हुआ, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ उनका। और निश्चित रूप से उनके विद्रोह का जो एक रास्ता तैयार हो गया इसके कारण। ठीक है, तो ये बात रही जागीरदारी संकट की और जागीरदारी प्रथा के बारे में। अब हम ब्रीफली जो है जागीरदारी प्रथा के गुण और दोष डिस्कस करेंगे, जैसे हमने मनसबदारी प्रथा के गुण और दोष डिस्कस किए थे। तो देखिए, जागीरदारी प्रथा ने मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि सारा प्रशासन यही लोग चला रहे थे, जागीरदारी चला रहे थे। लेकिन इसके गुण भी थे और दोष भी थे। तो गुण क्या थे, सबसे पहले हम गुण पढ़ना चाहेंगे। तो देखिए, मुगल काल में अभिजात वर्ग जो था ना, यानी हायर नोबिलिटी, ये बहुत बड़ा वर्ग था। और ये संभव नहीं था कि इतने बड़े वर्ग को दरबार में ही कोई प्रतिष्ठित स्थान दिया जाए। मतलब बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत जो नोबिलिटी के जो लोग थे ना, हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे, बहुत सारे थे। तो ऐसा संभव नहीं था कि सबको जो है बड़े बड़े पद दिए जाएं या सभी वो एक स्थान पर रहें। तो ये साम्राज्य के हित की बात नहीं थी। इसलिए इसके माध्यम से, जागीरदारी प्रथा के माध्यम से उनको जागीरें प्रदान की गई और उन पर नियंत्रण रखा जा सका। अलग अलग जगह पे उन्हें पोस्ट करने से उन पर नियंत्रण रखा जा सका। जागीरदारी प्रथा के कारण योग्य व्यक्तियों को अपनी प्रतिष्ठा प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में योग्य व्यक्ति आए और जिससे प्रशासन में सुधार हुआ। ठीक है ना, मनसब मैंने आपको बताया था मनसबदार बनने का क्या तरीका होता था, योग्यता के आधार पर उसको भर्ती किया जाता था। तो जब योग्य लोग भर्ती किए जाएंगे तो डेफिनेटली जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। तो देखिए, अब जागीरदारी प्रथा का एक लाभ ये भी था कि उस समय यातायात संबंधी साधनों का अभाव था और दूर दराज के क्षेत्रों में मुगल सम्राट के लिए संभव नहीं था कि सीधे तौर पर प्रशासन कर सके। तो जागीरदारी के माध्यम से वो दूर दराज के क्षेत्रों पर भी प्रशासन कर पाया, यानी कम से कम खर्च में वो बेहतर से बेहतर प्रशासन कर पाया। ये जागीरदारी प्रथा का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण था। और ये केवल जो जागीरदार होते थे कर इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि प्रशासक भी हुआ करते थे। ये स्थानीय जो समस्याएं होती ना, सामाजिक समस्याएं या और जो समस्याएं, उनका भी निपटारा करते थे और सांस्कृतिक विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन साथ साथ जागीरदारी प्रणाली के दोष भी थे।
दोष के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जागीरदारी प्रथा के कारण ही राज्य कंगाली के स्तर पर पहुंच गया था। जागीरें बढ़ने लगी। मैंने आपको बताया कि जागीरों की संख्या बहुत कम हो गई और मनसबदार ज़्यादा थे। तो स्थिति ये होगी कि 100 बीमार 1 अनार, 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई। यानी हर एक व्यक्ति को जागीर चाहिए, हर एक मनसबदार को जागीर चाहिए, और जागीर बहुत लिमिटेड है। यानी अनार 1 है और बीमार 100 हैं। तो ये स्थिति हो गई। तो राज्य जो है कंगाली की कगार पर चला गया, और आर्थिक संतुलन बिगड़ने की वजह से विकास तो बहुत दूर, बल्कि सामान्य शासन चलाना भी बहुत कठिन हो गया। ये औरंगजेब के काल में विशेषकर जो जागीरदारी संकट जो है सामने आया था। और खालिसा जागीर जो होती थी, खालिसा लैंड जो होता था, उसके सामान्य जागीर में बदलने के कारण भी राज्य का जो मौलिक स्वरूप था वो नष्ट हो गया। हर शासक ने इसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। यानी बहुत सा जो क्राउन लैंड था ना, जो राजा के अंडर जो क्षेत्र हुआ करता था, वो सामान्य जागीर में बदल गया। और ये जो व्यवस्था थी ये किसानों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्राइसिस हुआ, जागीरदारी क्राइसिस हुआ, तो सबसे ज़्यादा बोझ जो था करों का वो किसानों पर पड़ा, कि जब जमा और अनुमानित आय जो है उसमें इतना डिफरेंस आ गया। और जागीरदारी व्यवस्था में योग्य नेतृत्व के अभाव में लगातार अभाव के कारण, योग्य नेतृत्व के अभाव के कारण धीरे धीरे बुराइयां आती चली गई इसमें, और इसके कारण जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी खराब होती चली गई। और कुछ ही समय में, मतलब मुगल काल के अंतिम दिनों में खुद जो जागीरदार थे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। उनका जो व्यक्तिगत जीवन और जो सामाजिक स्तर था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया, और इस कारण बहुत ही अच्छे और योग्य व्यक्ति इसे छोड़कर जो है अन्य कार्यों में लग गए। और बहुत विद्रोह हुए इस जागीरदारी प्रथा के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, और जो प्रशासनिक प्रक्रिया थी वो भी खतरे में थी। और देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब भी लिखते हैं कि जागीरदार के मन में जागीर खो जाने का भय हमेशा लगा रहता था, इसलिए वो किसानों का खून चूसने में लगा रहता था। तो ये जो है जागीरदारी प्रथा आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप एक दिन का वेट कीजिए। थैंक यू।